प्रोफेसर साहब, अब हम लोग आपसे पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी और वहां पे हम आ गए थे आइडियोलॉजिकल स्टेट की परिभाषाओं में और समझा था कि पाकिस्तान का सपना कैसे। जी अब उसी बात को जरा आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जी और ये एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जो ऑडियंस हैं वो प्राइमरली हिंदुस्तानी हैं और दुनिया के कुछ कुछ देशों में हैं, और जी वो दोनों हैं, वो हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, तो वो भी समझना चाहते हैं इस बात को। जी क्योंकि कभी कभी एक चीज, मैं कुछ चीजों पे डायरेक्ट उस पर आपसे बात कर रहा हूं। जी कुछ चीजों पे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जैसे जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान बनाया और कहा कि मुसलमानों की अलग स्टेट होनी चाहिए, और उसमें उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि भाई अगर एक अलग स्टेट मुसलमानों की बन रही है तो कुछ मुसलमान कुर्बानी भी कर लें, जिसका रेफरेंस था कि इंडिया में जो मुसलमान रह जाए। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि उनकी एक्शन और स्पीच से जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए, क्या उनके लिए उन्होंने समस्याएं नहीं पैदा की? बिल्कुल की है। यही तो उन्होंने खुद एडमिट किया है 30 मार्च 1939 को। क्योंकि जब उन्होंने ये किया ना लाहौर रेजोल्यूशन, तो साबित हो गया कि अगर पाकिस्तान बनेगा एक स्टेट या कई स्टेट्स मुसलमानों की, तो वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बन सकती हैं जहां मुसलमान में मेजॉरिटी में थे। जी जी अगर मुसलमान तो सारे हिंदुस्तान में थे, तो लोगों जी ने उन्हें पूछना शुरू कर दिया कि हमारा क्या बनेगा। जी तो कानपुर में जब उन्हें उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आई विल हैव 2 करोड़ मुस्लिम्स, यानी 20 हिंदू। मिलियन हाँ हाँ, 30-35 मिलियन बन जाते हैं। एक्चुअली 3 करोड़ कहना चाहिए था उन्हें, जी क्योंकि उस जी जमाने में वो 3 करोड़ ही थे जो बाकी हिंदुस्तान रह में गए रह थे। गए। ठीक है। जी और 6 करोड़ जी पाकिस्तान में आ गए। जी खैर, उन्होंने कहा 2 करोड़ को मैं कुर्बान कर दूंगा। द वर्ड्स आर, आई विल मेक देम टेस्ट मार्टरडम, जी शहादत, जी एंड हैव देम स्मैश्ड जी स्मैश्ड जी टू लिबरेट 7 करोड़ मुस्लिम्स। ये उन्होंने वहां पे कह भी दिया। अब उनका जो ख्याल था, ये भी साथ साथ कहना चाहिए कि पाकिस्तान में भी हिंदू रह जाएंगे और सिख रह जाएंगे, और हिंदुस्तान में तो मुसलमान होंगे। तो वो एक पुरानी थ्योरी है मेडिवल टाइम की, जी कि आप होस्टेज बना लें माइनॉरिटीज को, ताकि अगर आपके लोगों को कोई तंग करे, तो मैं इधर तंग करूं, हाँ। हम उन्हें तंग कर लें। तो वो होस्टेज थ्योरी जो है, मेरे ख्याल से वो वर्केबल नहीं है। क्योंकि अब देखे ना, इराक पे जब बुश ने हमला किया, नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम तो बिल्कुल अनलॉफुल था। तो उसने तो नहीं ना सोचा कि जो वहाँ के अरब क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या होगा यहाँ पे। उन्होंने जाके हमला कर दिया। कोई स्टेट नहीं है सोचती कि मेरा इंटरेस्ट जो है मेरी रिलीजन के लोगों के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान तो बना ही ऐसे ना, उस इलाके में बना जहाँ पे पाकिस्तान पहले से था। तो जितने चीफ मिनिस्टर थे जी वो मुसलमान ही हुआ करते थे। जी 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 तो इसका ये एक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जाहिर है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। ठीक और ये ठीक मैंने पाकिस्तान की चैनल्स को भी बताया है। जी। और ये मैं बयान इस की। हाँ जी जी मैं इससे इसी से रिलेटेड एक सवाल है, क्योंकि जब आप हिंदुस्तान में यहाँ भारत में बैठ के बात करते हैं तो जी एक बार कई लोगों का जो जो कांग्रेस के अगेंस्ट जो लोग हैं, जो कांग्रेस की फिलॉसफी के अगेंस्ट हैं, जी उनका कहना यह बार बार होता है कि अरे वो अगर नेहरू थोड़ा जिद नहीं करते और जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बन जाने देते तो बंटवारा नहीं होता, इस तरह की बात है। क्योंकि ये देखिए, आज कोई इसको माने या ना माने, एक हर एक के दिल में कहीं ना कहीं एक कशिश है कि अगर हम जी लोग एक रहे होते तो शायद बहुत बड़ी ताकत होती। ठीक है। लेकिन उसका मैं, आपने भी अपनी किताब में बहुत ठीक से सिलसिलेवार जिक्र किया है, मैं उसको कोट कर दूं और फिर आपसे समझूं। जी कांग्रेस ने कई बार कोशिश की कि जिन्ना की पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दें, और इसका आपने 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला आपने कहा है 1940 में सुभाष चंद्र बोस एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफर्ड हिम टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपने बताया और आपने अपने सोर्स मतलब फैक्ट के साथ बताया है। दूसरा आपने कहा है कि कुछ महीने बाद ही सी राजगोपालाचारी ने उनको ऑफर किया था कि आप मुस्लिम लीग न केवल
प्राइम मिनिस्टरशिप ले ले, अपनी कैबिनेट भी वो जैसे चाहिए आप अपने मन की बना लीजिए, लेकिन ये डिवीजन की बात अलग करिए। और एज लेट एज अप्रैल 1947, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ने जिन्ना को कहा कि आप सत्ता ले लीजिए लेकिन डिवीजन की बात छोड़ दो। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये सब लीडर्स ने लिखा जिन्ना, ये इसका का मतलब आज की तारीख में जो एक ये नैरेटिव चलता है कि नहीं नहीं, अगर जिन्ना साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ यूनाइटेड इंडिया दी गई होती है तो डिवीजन नहीं होता। क्या मुझे नहीं लगता है कि ये वैलिड वो है। जिन्ना साहब मन बना चुके थे और ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया था कि वो रशिया के अगेंस्ट उनको एक बफर स्टेट कह लीजिए या जो भी स्टेट है वो चाहिए थी, फ्रंट लाइन स्टेट है। उस पर जरा आप थोड़ा सा समझा दीजिए। अच्छा, ये जो आपने 3 बताए हैं ना, एक्चुअली ये मेरी क्लेम नहीं है, ये है फारूक अहमद डार साहब जो पाकिस्तानी हिस्टोरियन के हैं जी। और जो सेकंड और थर्ड जो है वो तो मेरे रिसर्च में भी साबित हो गया जी। पहला वाला इसलिए नहीं है कि बाय 1940 सुभाष चंद्र बोस वाज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ये फारूक अहमद डार साहब की एक एरर है, समझ गए आप। अलबत्ता 1938 में सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना साहब के जो लेटर्स हैं वो मैंने किताब में उनका जिक्र किया है, जहां पे यही डिस्कशन हुई है कि हम ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन हम ये मानने को तैयार हैं कि आप मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम मिलके, तो ये फिरोज फारूक अहमद डार ने जो कहा था मैंने उसको कोट किया है और बाद में 2 तो साबित हो गई हैं, लेकिन मैंने चंद अपनी रिसर्च से भी साबित की हैं। मसलन 16 जनवरी 1940 को एक लेटर है महात्मा गांधी का ऑलरेडी टू कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के आपकी मीटिंग हुई है डॉक्टर अंबेडकर के साथ और द्राविडियन लीडर पेरियार के साथ, और मैं समझता हूँ उन्होंने कहा कि माय डियर कायदे आजम, आई कॉल यू कायदे आजम बिकॉज एवरीबॉडी कॉल्स यू कायदे आजम। हाँ, यू आर द ओनली लीडर ऑफ इंडिया हु कैन फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव पार्टी टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप एक नेशनल पार्टी बनाएं जिसमें मुसलमान और साउथ के द्राविडियन और जो दलित हैं वो मिल के जो समझते हैं कि कांग्रेस एक अपर कास्ट पार्टी है, आप एक नेशनल पार्टी बनाएं जिसकी स्ट्रेंथ जो है कांग्रेस जितनी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है, शर्त नहीं बल्कि है ये कि आप एक यूनाइटेड इंडिया के फ्रीडम के लिए काम करें, ये बात है। तो कायदे अपना महात्मा गांधी ने तो 1940 के 16 जनवरी को भी ये ऑफर की थी जी। और जब मैंने वो दिखाया है अपना, मैंने डिटेल में गया हूं उसके कैबिनेट मिशन प्लान के, तो वहां पे भी 2 जगह पे ये मेंशन है कि उन्होंने कहा है कि गांधी इज अश्योरिंग के इफ जिन्ना फॉर्म्स द गवर्नमेंट द कांग्रेस विल एग्री, और वो अपनी कैबिनेट भी बना सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने 3-4 दफा कहा है। मेरी आर्गुमेंट ये है कि ये सब 1940 बल्कि उससे पहले भी जो ये ऑफर्स आते रही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी है जी, वो भी है, महल किताब में मेंशन्ड है फ्रॉम 38-39। तो ये सारी उस जमाने में जबकि जिन्ना साहब अभी सिर्फ क्लेम कर रहे थे, साबित नहीं था किया कि मुसलमान उनके साथ हैं। अगर वो उस जमाने में इन चीजों को नहीं माने तो 1946 का इलेक्शन तो हो गया था ना जी, और तब तो इनके पास मैंडेट आ गया था। व्हाई वुड ही देन एग्री? उनकी सारी सोच ही ये है, गलत या सही मैं नहीं कह रहा, कि ये जो हिंदू लीडर्स हैं और ये कास्ट हिंदूज हैं इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जी। तो व्हाई राइट और रॉन्ग इज अनदर मैटर, बट व्हाई वुड ही देन एग्री व्हेन ही नाउ हैड अ मैंडेट और लग रहा था पाकिस्तान बन सकता है। लिहाजा ये बिल्कुल बकवास है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है।
और जवाहरलाल नेहरू ने भी, एक्चुअली अगर आप कहें तो वो भी मैं आपको डिटेल दे दूं। अच्छा। 1947 में जब बना है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी 1947 में वो जो इंटरिम गवर्नमेंट का है उसमें जी। हाँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो लियाकत अली खान, नवाबजादा लियाकत अली खान के पास थी, जी जिसको बाद में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जी जी। वेरी क्लोज डिसाइपल ऑफ जिन्ना साहब हैं जी। हाँ हाँ, जी तो जी उन्होंने जो वो बनाया ना बजट, जी। के अंदर जो टैक्सेशन रखी 20% या कितनी, वो बिजनेस पे रखी और इंडस्ट्री पे रखी, हाँ। और अपना लैंड रिफॉर्म्स का कोई उसमें जिक्र नहीं है। और उसको भी जो नेहरू लेफ्ट विंग ने था, मान लिया। हाँ। लेड बाय नेहरू, नेहरू। वाज विलिंग टू एक्सेप्ट इट। हु हाँ। अपोज्ड इट कि हम ये नहीं मान सकते? सरदार पटेल। सरदार पटेल। और ये फैक्ट है, और मैंने जो स्कॉलर ऐड किया है वो इंडिया से ही थे। जी लिहाजा आप उनको जाके चेक कर लें, उनकी किताब ओरिजिनल में ये पूरी डिटेल्स है। जी तो जी नेहरू टिल द वेरी एंड वाज नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन। लेकिन जो बात लोग भूल जाते हैं यार, क्या कांग्रेस से जिन्ना साहब पाकिस्तान मांग रहे थे? नेवर। वो तो पाकिस्तान बरतानिया से मान रहे थे ना। तो अगर किसी ने पाकिस्तान देना था तो कांग्रेस तो नहीं थी दे सकती, इवन वेदर दे वांटेड यूनाइटेड इंडिया और पार्टीशनड इंडिया, फैसला तो अंग्रेजों के पास था ना। तो ये नेहरू को ब्लेम करना या महात्मा गांधी को ब्लेम करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सरदार पटेल को भी मेरे ख्याल से एट दैट मोमेंट, जब आप बजट ही ऐसा बनाते हैं जो इतना वन साइडेड है, तो मेरे ख्याल से उनकी भी ऑपोजिशन मुझे समझ आती है। जी जी। उसमें कोई अटेम्प्ट नहीं था कि मिलके देखे। जो कैबिनेट होती है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जी मिनिस्टर जो करते हैं काम, वो एज वन बॉडी होता है। जी। अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। हाँ। तो अगर आप ऐसा बजट बनाएं जो हिट कर रहा है आपके पार्टनर पार्टी को, तो कोई तो रिएक्ट करेगा। एंड द वन हु रिएक्टेड वाज नॉट नेहरू बट सरदार पटेल। एंड जी पटेल, एज वी नो, वाज ऑलरेडी कनेक्टेड टू बिग बिजनेस। आई एम नॉट टेकिंग ए पोजीशन ये अच्छी है ये बुरी बात है, उनके वो एसोसिएशंस थे। और ये भी है कि दालमिया या वन ऑफ दीज बिग, उन्होंने कहीं कहना भी शुरू कर दिया था कि ठीक है यार, अब अगर पार्टीशन ही एक रास्ता है तो देन वी आर रेडी। तो वहां पे एक सोच थी कि, और ये सरदार पटेल एग्रीड टू इट, नहीं डिमांडेड ऑपरेशन। हाँ, मैं नॉट नेहरू। मैं उसको डिबेट के तौर पे नहीं प्रोफेसर साहब, मैं हाँ, अपनी जानकारी के तौर पे आपसे साझा कर रहा हूं, मैंने क्योंकि सब आप बता उस दिया ना आपको। नहीं, आप उस्ताद हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद हैं, तो मैं तो उस हिसाब से देखिए, ये बिल्कुल क्लियर था ये कहना कि वो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल्स का सपोर्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान की आजादी को फिनेंस भी तो कहीं से चाहिए था। बिल्कुल सही है। और ये जो आप देख लीजिए भाई, चाहे कांग्रेस पार्टी का पूरा आंदोलन जो रहा, वो बजाज ने, बिरलाज ने, इन लोगों ने सपोर्ट किया था। हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। और बिरला का शायद है, बिरला का स्टैंड है कि बस ठीक है, अगर अब ये नहीं मानते तो पार्टीशन कर ले। और ये समझ आती है कि और हाँ, और मैं सिर्फ यहां तक नहीं कह रहा हूं, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जिन सरदार पटेल को शायद उनकी बात कहनी पड़ी, और वो इसलिए कहनी पड़ी कि सरदार पटेल ही एक ऐसे हिंदुस्तान के बहुत, मतलब वो रहे, जब वो मरे तो उनका अपना कोई घर नहीं था। मैं समझ गया हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं जो असल में मैं इसलिए इसको कहना चाहा कि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं, उनको ये लगेगा कि नहीं नहीं, अरे वो बड़े आदमी थे, और अरे वो सरदार पटेल का अपना घर नहीं था। तो पर वो उन लोगों का जरूर वो देख रहे थे हित, जिन्होंने आपको पिछले 100 साल 50 साल अंग्रेजों के नाक के नीचे रहते हुए आपकी मदद करना, जो इतना मुश्किल काम था। बेशक, ये इस मैंने शायद जी जी इसीलिए मैंने कहा है कि सरदार पटेल की भी पोजीशन समझ आती है। उसको आप एक स्कैंडल बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ अगर हाँ बजट ही ऐसा बनेगा जो कि हिट करेगा जी इंटरेस्ट को जिन्होंने सपोर्ट किया है, तो वहां पे कोई रिएक्शन तो होगा ना। और हाँ एक और भी बात है कि
अपना जिन्ना साहब ने तो कभी नॉट इवन वंस पावर शेयरिंग की बात की है। ये सारा झूठ जो लिटरेचर है एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन का जो सब इंडिया में भी बड़ा पॉपुलर है, आयशा जलाल का, और मैंने साबित किया उसने पूरी किताब में जो ये सारी तकरीरें हैं, सारी स्टेटमेंट जिनमें बार 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 जिन्ना साहब ने कहा है कि हम पार्टीशन चाहते हैं इंडिया की पाकिस्तान बनाने के लिए, और ये कोई हमारा बारगेनिंग चिप नहीं है, उसने उसको इंक्लूड ही नहीं किया। और उसकी किताब ये सारे कोट करते फिरते हैं, जिन्ना द सोल स्पोक्समैन, कि कांग्रेस चाहती थी पार्टीशन, जिन्ना तो चाहते नहीं थे। ये इतना बड़ा क्या कहते हैं अनफाउंडेड जी जी एक क्लेम है। और जो दुख की बात है कि ये सारे स्कॉलर कहाँ थे। जी जी एक हद तक तो मैं भी उस किताब को मानता रहूं, क्योंकि जब एक स्कॉलर की किताब को लोग रिफर कर रहे होते हैं तो जी। आप यही समझते हैं ना कि स्कॉलर जो होता है वो ट्रूथ सीकर होता है, वो कोई हाँ एक हाँ। लाइन नहीं दे रहा होता। जी जी वो तो जब जी मैंने जाके मटेरियल देखा और मुझे कुछ अपना शुरू से भी अंदाजा था, क्योंकि आई हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वो पूरा जी साबित हो गया। मैंने तो दिखाया है उनकी किताब के अंदर, आयशा जलाल की, जी जो 1940 से लेके 47 की एक स्पीच जिन्ना साहब की कहीं नहीं है जो साबित करती हो कि वो पावर शेयरिंग के लिए रेडी थे। जी जी और मैंने तो साबित किया है कि वो बार बार कहते रहे हैं कि नो पावर शेयरिंग, वी वांट आवर सेपरेट स्टेट एंड दैट मींस द डिवीजन ऑफ इंडिया। जी। तो मैं ये, हाँ मैं प्रोफेसर साहब इसलिए आपसे, क्योंकि एक जो पूरा जो पाकिस्तान क्रिएशन है और जिन्ना साहब की स्पीचेस हैं और उनके इंटरव्यूज हैं, और आपने उसको बहुत ठीक से कोट किया है, वो जो जी उनको फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स को उसमें आपने भी लिखा है कि वो 11 अगस्त 1947 की 11 अगस्त 1947 की जो इनकी स्पीच है, जी उससे बहुत सी चीजें मतलब यू कैन से कि कुछ कंफ्यूजन या कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, जी जहां सर। पे ऐसा लगता है कि वो एक सेकुलर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। चलिए, मैंने कहा है कि हो सकता है कि उस मौके पे कहीं ना कहीं जो उनका पुराना लिबरल सोच था वो रिवाइव हो गया हो, लेट्स से। जी लेकिन जो उसकी प्रैक्टिकल वजह सी जी कि तब तक ईस्ट पंजाब, देखे ना, तब तक वेस्ट पंजाब ईस्ट पंजाब में कम्युनल राइट्स बड़ी हाइट पे थे, जी और वेस्ट पंजाब में जो मुसलमानों की मेजोरिटी थी वहां पे तो मार्च में शुरू हो गए थे अटैक, बड़े लेवल पे अटैक सिखों पे, जी खास तौर जी पे रावलपिंडी के इलाके में। जी और हिंदुओं में मुल्तान के ऊपर हुए, फिर लाहौर और अमृतसर में एक एक जैसी स्ट्रेंथ थी, तो दोनों तरफ से अटैक हुए, ठीक है। जी और ईस्ट पंजाब में अटैक शुरू हुए हैं जुलाई के अंदर, जी और बाय 11 अगस्त, बिगिनिंग ऑफ अगस्त, ट्रेन पे भी अटैक हो चुका था, लोग भी आने शुरू हो गए थे इन लार्ज नंबर्स। तो जिन्ना साहब कुड देन फोरसी कि ये ना हो कि इसके अलावा पूरे इंडिया से हिंदू मुसलमान जो इंडियन आ गवर्नमेंट जाएं। वो भी धकेल दे। जी वहां पे तो निकाल रहे थे इस पंजाब से ना, जी 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 तो उनकी होस्टेज तेरी भी जीरो हो जाती है। तो तब उन्होंने उस पोजीशन के अंदर ये कहा है कि इन द ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is a matter of personal faith, but as citizens of the state. तो फिर मेरा कहना है कि यही तो नेहरू रिपोर्ट कह रही थी 1928 में, हाँ इज द ऑब्जेक्शन। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुसलमान स्टेट में हम कर सकते हैं, लेकिन एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में हम अगर हो भी तो हम उसको नहीं मानते। ये एक अपनी आपकी लॉजिक हो सकती है, बट जी इट्स नॉट अ लॉजिक विच इज कंसिस्टेंट, कॉन्ट्रडिक्टरी है जी ना। जी। तो मैं मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 11 अगस्त स्पीच के अंदर उसी को हमारे लेफ्ट ने और लिबरल्स ने लिया है। और मैंने कहा यार, एक स्पीच क्या 7 साल की उससे पहले की रोज रोज की स्पीचेस, और पाकिस्तान बनने के बाद अगले 13 अगस्त की जो स्पीच है बैंक्वेट पे फॉर लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन, वहां पे उन्होंने अकबर को कहा कि वो तो ठीक है लेकिन हमारी सारी इंस्पिरेशन रसूल अल्लाह से है। और से उन्होंने है। कहा कि रसूल अल्लाह ने, हजरत मोहम्मद ने
पहले ज्यूज और क्रिश्चियंस को डिफीट किया और फिर उन्हें अच्छी तरह ट्रीट किया। तो यही हमारा मॉडल है। तो वहां से ही ब्रॉड बैक इस्लाम अगेन एंड द होली प्रॉफिट, ठीक है जी ना। जी। तो मैं उसमें ये होता है कि जब आप ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपकी वो क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है फिर। हाँ पब्लिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है ना। जी जी। पाकिस्तान नहीं। का मनारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो पूरा हो गया ना। जी जी जी। तो वहां पे नहीं, इस्लाम का रोल तो होगा। हाँ जी। मुझे इसमें एक प्रोसेस साहब एक चीज और लगती है कि शायद जो मेरा मतलब मेरा जो मैंने इतना, आप ही का नहीं, जो इतने दिनों से मैं पढ़ता आ रहा हूं, जी कि शायद एक जिन्ना साहब एक्सलेंट लॉयर, बहुत अच्छे वकील, लेकिन वो लिखते नहीं थे। जैसे गांधी ने खूब लिखा है, गांधी हाँ, ने ठीक है। लिखा है, मैगजीन एडिट की है, अखबार चलाया है, नेहरू ने बहुत लिखा है। तो मुझे बेशक। कहीं कहीं लगता है कि जब आप लिखते हैं तो आपका थॉट भी क्लियर होने लगता है, क्योंकि बहुत सी हाँ चीजें आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद उतनी क्लैरिटी ना हो, लेकिन जी अगर आप यही मुझसे कहिए कि अपने लिख के आर्गुमेंट्स दीजिए तो मैं ज्यादा क्लियर हो जाऊंगा। तो बेशक। शायद जिन्ना साहब का एक अजीब सी बात है कि मतलब हिंदुस्तान की जो टॉप लीडरशिप थी सबने खूब लिखा है, खूब किताबें, जिन्ना साहब ने कुछ ऐसा लिखा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक उनकी टोटल पर्सनालिटी में एक थोड़ी कमी है? अगर वो लिखते तो शायद क्लैरिटी ज्यादा रहती। अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जी। थे लॉयर, उन्होंने हर केस को एज अ लॉयर हु मस्ट विन द यस। केस के हवाले से लिया है। ठीक है, ठीक ठीक। और लॉयर जो है वो सिर्फ वही चीजें लेता है जिससे केस उसको लगता है मैं जीत रहा हूं। और वो उसके ब्रीफ पे काम करता है, लॉयर उसके ओनली वर्क्स ऑन ब्रीफ। और उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर आपने कन्विंस करना होता है जज जी को। जी जी। तो उन्होंने उस, और जज थे द ब्रिटिश, उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने हर वो आर्गुमेंट दी। उनकी अपनी जो सपोर्ट थी वो मुसलमानों की थी, ठीक है। जी तो अब मसला ये है कि यकीनन अगर वो राइटर होते तो शायद उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी फिलोसॉफिकल भी होती, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स का कायल नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का कायल हूं और उसके अंदर ही मैं काम करता हूं। तो दे ये उनकी एक शख्सियत थी। जी ये भी हो सकता है कि अगर वो फिलोसॉफिकल होते तो उन्हें ये ऐसी मूवमेंट ही लॉन्च ना करते, क्योंकि जो फलसफी होता है वो डेप्थ में जाता है और उसकी इम्प्लीकेशंस ढूंढता है, प्लस एंड माइनस ये वो। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर होता है हु वांट्स टू अचीव सम एंड्स बाय ऑल मींस, तो वो अगर थोड़ा सा सोचना शुरू कर दे, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, तो उसको ब्रेके, आई मीन ही मे स्टार्ट हेजिटेटिंग। तो जी। ये शख्सियत ही ऐसी थी उनकी कि ही ही हैड नो टाइम टू आई राइट आई डाउन। आई 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 एग्री। हाँ अब जी। एक चीज जरा और समझना था कि जैसे जब आप जितना कर लीजिए तो आपने उसको बहुत आसानी से कह दिया, और मेरे लिए भी समझना आसान हो गया कि एज अ लॉयर उनकी ब्रीफ थी पाकिस्तान बनाना, और उन्होंने सारे वो आर्गुमेंट्स दिए पाकिस्तान बनने के। जी क्योंकि कभी कभी ये मुझे लगता है कि उनका प्राइमरी मिशन क्या था, पाकिस्तान बनाना, डिवीजन ऑफ इंडिया, और उनकी लीडरशिप की सुपियोरिटी को स्टैब्लिश करना, कि मैं मतलब ये तीनों चीजें वो हैं। एक उनका है भाई पाकिस्तान बन जाए इस तरह का, एक मेरा सपना है कि इस तरह का एक स्टेट बने जहां इस्लाम की के हिसाब से चीजें चलें। एक मेरा एक नहीं, ये डिवीजन ऑफ इंडिया हो जाए क्योंकि यहाँ कुछ अनइक्वलिटी है। और तीसरा ये भी है कि मैं ही सबसे बड़ा लीडर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माय लीडरशिप। इन तीनों बात में ये से। जी जी बात ये है कि अगर हम देखें कि उनको अपने लीडरशिप पे तो फख्र, या ही वॉज प्राउड ऑफ इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जी तो ये तो उनका कांस्टेंट हो गया ना। जी। बाद में दोनों जो चीजें हैं वो ऑन द वे हैं उस लीडरशिप को मनवाने के लिए। ओके ओके। यानी ही वाज क्लेमिंग टू बी ऑल इंडिया लीडर इन फ्रॉम 1916, अगर ना कहें 1906। तो जब उन्होंने लखनऊ पैक्ट किया होगा या कुछ, तो ही फेल्ट कि ही इज द रियल लीडर फॉर द होल ऑफ इंडिया। समझ इंडिया। गए आप। जी तो जी वो तो शुरू से है ना उनकी। जी उनको फिर जब देखा कि कांग्रेस में मेरी पोजीशन नहीं है, ये उनकी सेंस है, तो उन्होंने
फिर मुसलमानों की लीडरशिप के लिए स्ट्रगल किया कई साल तक, क्योंकि मुसलमानों के अंदर उन्हें कोई इजी वॉक ओवर नहीं मिला। वहां पे सर फजले हुसैन थे, मियां सर मोहम्मद शफी थे, और बंगाल के भी लीडर थे कई, और यूपी में भी कई लोग थे जो बड़े स्टेचर के थे। तो खैर वो जब लीडर बने तो फिर मुसलमानों के ही बने ना फाइनली, और जी मुस्लिम जी। लीग के बने। तो उसकी अगर अपनी फाइनल लीडरशिप को कंफर्म करना है तो फिर उसी लेवल पे होगा ना, जैसे कि नेहरू और गांधी ने अपनी अचीवमेंट की। तो वो तो यही था कि एक सेपरेट स्टेट बने, और वो डिवीजन ऑफ इंडिया से हो सकती है, और वो था पाकिस्तान। जो ये थर्ड स्टेज है कि पाकिस्तान की विजन के मुतालिक मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं थी। अलबत्ता उनके पास जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो यही है कि वी वांट द डिवीजन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके। ये मैं इस लेवल पे, इस तरह इस लेवल पे लाएंगे आप। जी। और फाइनली तो यही हुआ ना कि ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ही गॉट अ सेपरेट स्टेट, एंड दैट स्टेट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो ये तीनों चीजें उनकी जो है, ये अचीव किए प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरी हुई है। उन्होंने। जी मैं एक चीज और, क्योंकि जब जिन्ना साहब को मैंने पहली बार जिन्ना साहब का मैंने एक वो देखा, मैं तिलक को पढ़ रहा था, अच्छा। और मुझे सुन के, जब ये 10-15 साल पहले की बात है, कि तिलक की सारी वकालत शुरू की जिन्ना साहब ने की थी। हाँ उनके जी, हाँ जी। सिलेक्शन के केसेस, जो लास्ट वाला केस था जिसको हालांकि तिलक हार गए थे, फिर इंग्लैंड गए थे, वो अलग बात है। लेकिन एक तरफ तिलक के वकील के रूप में नेशनलिस्ट जिन्ना को हम देखते हैं, और उसके बाद पंजाब में जो मेरे हिसाब से एक बड़ा केस था, जब भगत सिंह का ट्रायल चल रहा था, उस समय आसफ अली जाके मुकदमा लड़ते हैं, बाकी और लोग लड़ते हैं, और ये बड़े देश के वकील होने के बाद भी ये उस समय वहां नहीं गए थे, मतलब ही नेवर ऑफर्ड। जैसे फिर आईएनए का केस जब चला लाल किले में, तो सारे वकील थे, एक इंडियन डिफेंस कमेटी या क्या बनी थी, नेहरू ने शायद 10-15-20 साल बाद अपना गाउन पहना था, सैयद अली जहीर भी थे उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं, आसफ, ये सारे लोग गए थे। ठीक है। लेकिन ये संभव क्यों? क्योंकि भाई भगत सिंह की तो पंजाब में उनकी बहुत अहमियत थी, भगत सिंह के पंजाब के नौजवान दीवाने थे उस एरिया के, जहां पे से ये स्टैंड ड्रॉ करते थे। तो ये क्या जानबूझ के अपने को उससे अलग रखे, या इनके पास टाइम नहीं था, या इनके हिसाब से ये दहशतगर्दी वाला जो काम था ये ठीक नहीं था? एक तो बात ये है कि ये शायद मेरे पंजाब के दोस्तों को शायद पसंद ना आए, भगत सिंह पॉपुलर जरूर थे और यूथ उनके साथ थे, लेकिन जिस लेवल पे अब फिल्मों में बताया गया है या बाद में जो उनकी हैंगिंग के बाद जो उनकी एक लेजेंड बना है, वो मुख्तलिफ है। और अलबत्ता जिन्ना साहब ने अपना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीच की और उसमें कहा कि भगत सिंह ने जो ये हरकत की है बम चला के, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ आती है कि अगर आप हिंदुस्तानियों को मजबूर कर दें तो वो वही करेंगे जो आयरिश कर रहे हैं और बाकी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत अनजस्ट है, अनफेयर है। तो ये उनका बयान है। अलबत्ता जब कोर्ट केस हुआ, उन्होंने क्यों जाके ऑफर नहीं की, अब ये आपके कहने के बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि why did he not offer himself? I have no explanation, honestly speaking, ओके ओके। एक्सेप्ट कि उन्होंने सोचा होगा कि बाकी कर रहे हैं तो इट्स ऑल राइट। और ये जो है 46 के अंदर जो हुए थे ट्रायल्स, बाय दैट टाइम जिन्ना ने पब्लिक के ऐसे कामों में काम करना ही छोड़ दिया था। ही वाज, वो तो बिहार के किलिंग पे नहीं गए, कलकत्ता नहीं गए, वो एक आइसोलेटेड बाकी उनके लोग करते थे जाके। ही वॉज नॉट टेकिंग पार्ट इन दीज एक्टिविटीज। नहीं नहीं, हो सकता है पाकिस्तान, हाँ, हो जी, सकता है वो चाहते ही ना हो कि पाकिस्तान बनने के बाद भी जहां जहां जो कत्लेआम हुआ या इस तरह के रॉयट्स हो रहे थे, वो बहुत जगह नहीं गए थे। जैसे जो एक फर्क हम गांधी और जिन्ना का बहुत बेसिक फर्क बहुत देखते बड़ा हैं, फर्क, बहुत बड़ा हाँ, फर्क। कि जैसे गांधी हैंड्स ऑन, मतलब नोआखोली में हुआ तो मैं खुद जाऊंगा, हाँ जी तो वो एक फर्क था। खैर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जी वक्त की एक थोड़ा वो है
ये जो जब पाकिस्तान के डिवीजन की बात करते हैं, जी। तो पहले दिन से दो जगह को मुझे लगता है कि उनके साथ जाती हुई। जो अच्छा। अब बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक वो है। ईस्ट पाकिस्तान, मतलब वो आजादी के बाद समहाउ उसको एक कॉलोनी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जैसे कर हो गया था। ना ओके। रिप्रेजेंटेशन ठीक से मिल रहा था, वहां की आबादी ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से। तो जिन्ना साहब इसको कहीं दूर करने के लिए कुछ, मुझे कहीं दिखता नहीं है कि उन्होंने कुछ इसको दूर करने के लिए कुछ किया हो। नहीं, बल्कि देखा जाए तो पाकिस्तान बनने के बाद ये सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे जो छुप गए थे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की आर्ग्यूमेंट के तहत, वो सामने आ गए ना। जी कि मुसलमान जो हैं वो कोई एक नेशन तो नहीं है, कोई बंगाली स्पीकर है, कोई पंजाबी है, कोई कुछ है, और कोई शिया है, कोई सुन्नी है, ये भी डिवीजन्स हैं। तो जिन्ना साहब ने तो ये किया कि उन्होंने कहा कि ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये मैं उसके लिए छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने तो बल्कि इसको शायद कॉम्प्लिकेट किया बाय गोइंग टू बंगाल एंड सेइंग कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो इससे तो बल्कि, और रिप्रेजेंटेशन बंगालियों को शुरू से नहीं मिली, पहली को अपना कैबिनेट के अंदर एक बंगाली था और वो भी कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। तो यूपी वाज ओवर रिप्रेजेंटेड, हालांकि पाकिस्तान बनने के बाद तो उनकी सिर्फ 4% पॉपुलेशन थी, लेकिन जी पुराना मुस्लिम लीग का फाइनेंशियर जो थे वो तो यूपी के लैंडलॉर्ड्स थे ना। जी 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 और खैर पाकिस्तान तो बना उन इलाकों में जहाँ पे यूपी नहीं था। तो ये कुछ इस किस्म की ट्विस्ट्स हुई हैं। जी हाँ, जो वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई कि उनका ख्याल था कि पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान को दे देंगे अंग्रेज, जी क्योंकि उनकी सर्विसेज कांग्रेस को और उसकी क्विट इंडिया मूवमेंट को ब्लंट करने में बहुत प्रोमिनेंट थी। ठीक है। जी फिर उनको नहीं मिल सका, तो ये आप कह सकते हैं उनका एक अपना सेंस ऑफ लॉस था। जी। और मैं जो प्रोफेसर साहब बात कह रहे हैं उसको मैं अपने दर्शकों को और जरा समझाने के लिए बता दूं। जब ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उसकी 55% आबादी बांग्ला बोलती थी, उसकी जो ये 4%, उसकी एक बड़ी आबादी पंजाबी, सिंधी और पश्तो ये सब बोलती थी। और ये जो यूपी की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो ये कह रहे हैं कि उर्दू तो वहां के टोटल आबादी के 4% लोग उर्दू बोलते थे, जो मूल रूप से सेंट्रल इंडिया से और यूपी और एमपी और इस हाँ, तरफ से गए ठीक थे। है। अब ये कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो लिटरेसी थी ना, जी एजुकेशन, वो उर्दू में थी। तो जी पंजाबी उर्दू लिखते भी थे और पढ़ते भी थे। ये अपना कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, जिस सादत हसन मंडो, ये जी सारे उर्दू के राइटर्स हैं ना। जी 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 वैसे तो प्रेम अपना मुंशी प्रेमचंद भी अपना उर्दू में लिखते हैं, लोग उर्दू उर्दू में में लिखे लिखे, हैं। बाद में हिंदी में लिखा है उन्होंने। जी जी तो वो ये हिंदुस्तानी थी एक्चुअली, उसको उर्दू आप कह सकते हैं। लेकिन जो जुबान कॉमन है, जो मैं इंडिया में जाता हूँ तो हिंदी के लफ्ज मुझे समझ आ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो हिंदुस्तानी बोली जाती है ना। जी जी और आप पाकिस्तान के जो लोग उर्दू बोलते हैं वो भी हिंदुस्तानी ही है, जिसमें जी। अब थोड़ा थोड़ा फर्क आता जा रहा है। बट लैंग्वेज जो होती है वो वोकेबलरी के अलावा होती है, स्ट्रक्चर जो उसका होता है। मैं एक, अब ये कार्यक्रम का अंत वाला पार्ट है, ये आपकी किताब से रिलेटेड नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे मन में हरदम ये रहता था। एक मैं भी अपनी एक छोटा सा मैंने भी प्रयास किया, मेरी भी किताब शायद 2-4 महीने में आ जाएगी। ठीक है। मुझे अजीब से 2-3 लगता है हिस्ट्री जैसे है वो, कुछ एक कंट्रडिक्शन होता है कहीं ना कहीं। जी एक जी। मुझे कंट्रडिक्शन लगता है, जैसे जिन्ना साहब की जो पत्नी थी वो पारसी थी, कन्वर्ट होकर इस्लाम लिया। और दूसरा, बहुत मालूम नहीं कितने लोगों को पता होगा, लियाकत अली साहब जो उनके बाद नंबर 2 के सबसे बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान बना, उनकी पत्नी भी, और वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो मेरी अलमनाई है, मतलब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का हूं, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। शीला पंत जो थी वो मूल रूप से मतलब उत्तराखंड की थी, क्रिश्चियन थे, उनके फोरफादर्स ब्राह्मण थे। लेकिन जब शादी हुई लियाकत अली साहब से, उस समय वो शीला पंत थे, वो भी क्रिश्चियन होके उन्होंने भी कन्वर्ट हुए इस्लाम में। तो ये जी अजीब सा वो है कि जो दो सबसे बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के हुए, उन दोनों लोगों का जो बेटर हाफ है वो
जैसा होता है ना कि भाई ये हुआ है, वो इस्लाम कन्वर्टेड इस्लाम वाले थे। एक दूसरा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों लोगों ने, और खास करके शीला पंत ने, जो बाद में जिनका नाम राणा लियाकत अली खान के नाम से हुए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है महिलाओं के बीच में। मुझे एक ये लगता है, मैं इस किताब से हट के बात कर रहा हूं, उनको भी शायद वो स्थान नहीं मिला पाकिस्तान में जो उनको मिलना चाहिए था, लेडी लियाकत अली खान को। हाँ, लेडी लियाकत अली खान को शायद नहीं मिला, ये बात दुरुस्त है। हालांकि उनके अफवाह और ये वो उन्होंने जो औरतों के लिए किया काम, उसका जिक्र होता है। और जो उनकी पारसी बीवी मुसलमान हो गई, उनकी तो डेथ जी पहले हो चुकी हुई थी, हो गई। तो इट वाजंट ऑफ एनी नहीं, कॉन्सिक्वेंस। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि दुनिया कहीं भी तरक्की कर ले, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, औरतों की उस पे हम सब लोग एक होते हैं। जब औरतों की बात आती है तो उसको, आधी आबादी को पीछे ढकेलने का काम ये पूरी दुनिया में होता है। ये तो भाई साहब बात ये है कि ये 3-4 हजार साल का जो एक पेट्रियार्कल कल्चर है, चाहे वो हिंदुइज्म का हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, किसी और का हो, तो द होल आइडिया, उसमें नॉर्म जो है वो मेल ही होता है, फीमेल। तो अब जाके 20th सेंचुरी में राइट टू वोट मिला, और इन अब आजकल जाके उनकी पूरी इक्वालिटी की बात हुई, फेमिनिज्म आया, तो वो तो ऑब्वियस है। आई एग्री। और प्रोफेसर साहब, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट से पहले मुझे एक और वो लगता है कि जी तारीख एक अजीब तरह की मतलब वो करती है, इट इज आयरनी, कि हिंदुस्तान के महात्मा गांधी की हत्या की हिंदू ने, जी लियाकत अली खान जो मतलब जो प्रैक्टिकल उसके थे, उसकी उनकी हत्या की एक मुसलमान ने, जी और यही नहीं, जो तीसरे बड़े किरदार थे माउंटबेटन, उनकी हत्या की एक आयरिश ने। तो ये शायद कहीं नहीं कहीं हिस्ट्री ने भी एक अजीब सा वो किया है कि जो जो अपने लिए लड़ा, उसके उसी के देश के लोगों ने उनकी हत्या की। और इसके बाद आप जरा इसको क्लोज कर दें। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी हो सकता है मैं आपको कभी तकलीफ दूं कुछ और समझने के लिए। मुझे आज आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और आपने मुझे पूरा मौका दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करने का। और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद सुनने वाले जो दर्शक हैं वो एक एक नए पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज को देखेंगे। जो चीज हम, मेरे ख्याल से एम्फसाइज करने वाली बात है कि अगर अंग्रेज पार्टीशन ना चाहते तो पार्टीशन नहीं थी होनी। तो कहीं ना कहीं द फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्यों की, मैंने दिखाया कि उसके अंदर उनका जो मेन फेयर था रशा। कि रशिया इस तरफ ना आ जाए, उसको रोकने के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट जो वेस्ट के साथ मिलके उसमें उसे रोके, ये इसलिए किया गया। तो इसमें किसी को ज्यादा ब्लेम करना, कम ब्लेम करने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हु हैड द फाइनल डिसीजन इन देयर हैंड्स। इसके बाद मैं यही कहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा दिल तहे दिल से शुक्रिया वर्धन भाई जी, आपने मुझे बहुत मौका दिया। बहुत बहुत तो शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद इस बात से जो हमारे और पाकिस्तान के दरमियान एक मालूम नहीं क्यों गुस्सा और वो है, वो शायद थोड़ा कम होगा। उसको अगर आई अगर होप बाल भर भी कम कर लेंगे तो हम लोग को लगेगा कि इंटरव्यू में हम ये लोग ने कुछ मैंने कर लिया। किताब इसी जज्बे से लिखी है कि जो चीज को आप छुपाते हैं ना, जी उससे मसले हल नहीं होते, जी बल्कि उनको, अब पर्सपेक्टिव सारे आ गए हैं ना। जी तो अब आप देखें कि जिन्ना साहब भी आखिर में तो जो वो चाहते थे वो नहीं हो सका। नहीं वो तो नहीं हो। चाहते थे पूरा बंगाल मिल जाएगा, पूरा पंजाब मिल जाएगा, तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ी स्टेट होगी और बड़ी सिक्योर स्टेट होगी। जी जी लेकिन जो उन्हें पाकिस्तान मिला वो तो डिफेंस के लिए एक नामुमकिन चीज थी। जी जी लाहौर के ऊपर बॉर्डर चलता है और सियालकोट चल सकता है, और सारा पंजाब तो विद इन इंडियन मिलिट्री रेंज एनी टाइम था। जी तो पाकिस्तान शुरू से ही एक गैरिजन स्टेट मेंटेलिटी, जी एक सिक्योरिटी स्टेट मेंटेलिटी इसमें आ गई, और इसी तरीके से ये पार्टीशन भी हुई। तो अगर हम इन चीज़ों को याद रखें तो बात यह है कि ये महल
वाजपेयी साहब ने कहा था कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स। यस, ये शायद मनमोहन सिंह ने भी कहा था, आई डोंट नो हु डिड बट मे बी बोथ डिड। और यही विजडम है, यही विजडम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।